हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में आज हम मोस्ट अवेटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर बजट 2020-21 का देखेंगे। हम बजट से रिलेटेड लेक्चर देखेंगे और इस एक ही लेक्चर में हम पूरा बजट का सेशन बजट 2021-22 को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमारे इकोनॉमिक सर्वे पे लेक्चर आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और वहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी और करंट की बजट की दृष्टि से भी। जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं। लेकिन बजट हमारे लिए इस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ के फिस्कल डेफिसिट कितना चल रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है सरकार का, कितने परसेंट का है, किस सेक्टर में कितना सरकार ने फंडिंग की है और साथ ही कौन कौन सी नई योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, क्या क्या नई इनिशिएटिव्स ली हैं। इस संदर्भ में हमारा बजट इंपॉर्टेंट रहता है। और इकोनॉमिक सर्वे जैसे कि आपको पता होगा 2020-21 का आया है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है? इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि सरकार का पिछले साल लास्ट ईयर में परफॉर्मेंस कैसा रहा, यानी कि सरकार ने जहां पर अपने पैसे खर्च किए उस पैसे का आउटपुट कितना रहा, कहां पर किस सेक्टर में कितना पैसा। देखिए, बजट में जो पैसा बताया जाता है वो एस्टिमेटेड होता है, वो एक्चुअल फंडिंग नहीं होती है। एक्चुअल फंडिंग अगले साल आएगी जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार को ज़रूरत से ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे कि कोई आपदा आ जाए, जैसे कि कोरोना के टाइम में आपने देखा, कोई अचानक आपदा आ जाए या किसी स्कीम में या किसी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में जितना उन्होंने एस्टिमेट लगाया है उससे ज़्यादा खर्च आ जाए, कुछ आकस्मिक खर्च आ जाए, तो इन चीज़ों के वजह से जो एक्चुअल जो फिगर निकल कर आती है वो इकोनॉमिक सर्वे बताता है हमारा। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 हमारे पिछले साल की आउटपुट बताएगा, तो इस दृष्टि से वो इम्पॉर्टेंट है। और बजट जो बताता है, बजट ये बताता है कि अगले साल के लिए भारत की रणनीति क्या है, भारत सरकार की रणनीति क्या है, टैक्सेस को लेकर, स्कीम्स को लेकर, सोशल वेलफेयर को लेकर, गरीबों को लेकर, पिछड़े तबकों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर। तो इन सारे फैक्टर्स पर इन सारे एरियाज़ को हम कवर करेंगे। हम सारी स्कीम्स भी देखेंगे वन बाय वन। हम देखेंगे कि बजट में पैसा कहाँ से फंडिंग हो रही है सरकार की और कहाँ पर सरकार पैसा किस सेक्टर में खर्च कर रही है। देखिए, बजट को हम जब देखते हैं तो उससे ये भी पता चलता है कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है, सरकार किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रही है। सरकार जहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो जाहिर सी बात है सरकार का प्रीफरेंस सेक्टर वही है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे कि पिछले 1-1.5 साल से 3 हमारे लिए बहुत हॉट टॉपिक हैं, 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट हैं और आप इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहला हमारा हेल्थ सिस्टम। जैसे कि आपने देखा है कि पिछले 1.5 साल में हेल्थ सिस्टम कोरोना आने के बाद चरमरा गया है। तो कोरोना आने और इसकी सही चीज़ ये है, इसकी रियलिटी ये है कि हेल्थ सिस्टम हमारा चरमराया नहीं है, बल्कि चरमराया हुआ तो पहले से था। सिर्फ हेल्थ सिस्टम की कोरोना ने पोल खोली है। हमारा जो असलियत खुलकर रियलिटी आई है सामने, कोरोना के टाइम में हेल्थ सिस्टम की बाहर आई है। दूसरा हॉट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर। लगभग 1 साल से कंटिन्यूअसली आपका न्यूज़ में है। तो आप ये देखिए, यूपीएससी से कभी ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी। यूपीएससी इस मामले में बिल्कुल सारी एग्जाम बॉडीज से एकदम यूनिक है। यूपीएससी आपसे करंट पर बेस्ड भी नॉलेज जानना की एक्सपेक्टेशन रखती है। दूसरे टॉपिक की हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जो हमारा टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से भी पूछे जाने की क्वेश्चन सबसे ज़्यादा संभावना है। तो यूपीएससी के बारे में हम आपको ये बता रहे थे कि यूपीएससी एकदम यूनिक बॉडी है। तो आप इससे एक्सपेक्ट ये मत कीजिए कि यूपीएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगी हेल्थ सिस्टम को लेकर, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगी एग्रीकल्चर को लेकर। देखिए, और एक तीसरा टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले स्पेशली ये कहा जाता है, ऐसा राइटर्स का कहना है, अलग अलग जो आर्टिकल्स आप पढ़ते होंगे द हिंदू में, तो उसमें राइटर्स का क्या कहना है कि जो आपके लिए सबसे बड़ा इशू है यह कि इंडिया एक यंग कंट्री है, हमारी जो जनरेशन है यंग है, तो 65% पॉपुलेशन हमारी यंग कैटेगरी में आती है। तो यंग कैटेगरी की क्या डिमांड होती है? जैसे कि आप जो लेक्चर सुन रहे हैं, आप यंग हैं, यंग एस्पायरेंट्स हैं, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपकी पहली नीड है जॉब। तो यंगस्टर्स की जॉब जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जॉब, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा इस सरकार की क्रिटिसिज्म होता है, इस सरकार की सबसे ज़्यादा आलोचना एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर होती है। तो हमारे लिए यूपीएससी के लिए यही हॉट टॉपिक है। तो आप ये देखेंगे, इसमें आप बजट में ये फोकस करेंगे कि सरकार ने सोशल वेलफेयर को लेने के बाद एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में कितना काम किया है। अगर एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में काम किया है तो सरकार ने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए होंगे एमएसएमई सेक्टर्स को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कराने वाला जो सेक्टर है प्राइवेट जॉब्स, वो एमएसएमई सेक्टर्स ही है, जो
जो छोटे और मध्यम उद्योग होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो आपको फोकस करना है कि यहाँ क्या क्या स्कीम शुरू की गई हैं, इनके लिए क्या क्या छूट प्रदान की गई है, जैसे कि हमने कंपनीज एक्ट में भी कुछ देखा था। तो इसी तरह हमें ये चीज़ें फोकस करनी होती हैं। तो आप यूपीएससी से ये एक्सपेक्ट मत करिए, और ना ही यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि वो कैंडिडेट को जिसको चुनने जा रही है वो सिर्फ उसको फैक्चुअल नॉलेज हो या सिर्फ करंट की नॉलेज हो। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लें तो एग्रीकल्चर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किस चीज़ को लेकर, फर्टिलाइजर्स को लेकर। आपसे एग्रीकल्चर डेटा के आंकड़े पूछे जा सकते हैं, आंकड़ों पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आपका किस तरह की एक्सपोर्ट ग्रोथ है हमारे यहाँ, किस तरह के जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पार्ट हो सकता है और आपका एग्रीकल्चर का तो ऑलरेडी पार्ट ही है। तो आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंक करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी हमेशा इंटरलिंक करने की कोशिश करती है, और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्जेक्ट को डिवाइड करके ना पढ़ें। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पॉलिटी के संदर्भ में ना पढ़ें, आप उसको इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए सोशल वेलफेयर से। आपको इंटरलिंक करने की कोशिश करना है उसको समाज के गरीब और पिछड़े तबकों से, सोशल उनके राइट्स से। तो आप सारी चीज़ों का अगर इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आपके लिए एक तो सिलेबस भी आसान हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये आप यूपीएससी का क्वेश्चन फ्रेम करने के तरीके को पकड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज हम अपने बजट के सेशन से। सबसे पहले हम इसमें बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं एक दो स्लाइड्स में कि कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त हुआ है और कहाँ कहाँ ने सरकार ने खर्च किया है उस पैसे को 2021-22 के बजट में, और कहाँ से कितना फिस्कल डेफिसिट हुआ है, कितना रिवेन्यू डेफिसिट है, कितना प्राइमरी डेफिसिट है। देखिए, कुछ बच्चे जो इकोनॉमिक के बारे में पूछ रहे थे उनको यही टर्म पता होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। इस लेक्चर में हम ये कवर नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इससे बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और ये ना ही एक लेक्चर में कवर की जा सकती है। तो आपको फिस्कल डेफिसिट पता होना चाहिए, आपको करंट अकाउंट पता होना चाहिए, आपको रिवेन्यू डेफिसिट पता होना चाहिए। इसी तरह आपके लिए प्राइमरी डेफिसिट पता होना चाहिए, आपको प्राइमरी डेफिसिट पता होना चाहिए, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट पता होना चाहिए। ये सारे टर्म्स हैं, जैसे कि हमने आपको कई बार बताया है। आपको प्रीपैक्स पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले साल। प्रीपैक्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, ये सारे इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक की ही दृष्टि से ये आपका बजट का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सरकार के सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर क्या होंगे 2021-22 में? सरकार ने टोटल जो रेवेन्यू खर्च कर रही है, सरकार का जो बजट है वो 34.83 लाख करोड़ का है। आपको फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए कि लगभग 35 करोड़ का सरकार का ये बजट है, जो पिछले बजट की तुलना में आपका 13% अधिक है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन यूपीएससी किस तरह फ्रेम करती है। आपसे ट्रेंड पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रवृत्तियों पर। ट्रेंड्स क्या होते हैं कि जैसे आपसे व्यापार को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कि भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पिछले 5 सालों में भारतीय व्यापार में या भारत व्यापार के किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का भी जिक्र किया जा सकता है, जैसे कि कोयले के क्षेत्र में भारत में एक सतत वृद्धि हुई है, एक्सपोर्ट को लेकर सतत वृद्धि हुई है। दूसरा कथन दे दिया जाएगा किसी और प्रोडक्ट से जोड़कर या किसी और वस्तु के एक्सपोर्ट से जोड़कर, तो आपको उसमें सही कथन का चयन करना होगा या गलत कथन का चयन करना होगा। तो इसमें एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चंस में आपको ट्रेंड पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि भारत की जीडीपी निरंतर पिछले 10 सालों में या 20 सालों में निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह का अब आपको पता होना चाहिए कि निरंतर बढ़ रही है या बीच में कभी कम भी हुई है, या फ्लक्चुएशन है या निरंतर घट रही है। इसी तरह पर कैपिटा इनकम निरंतर बढ़ रही है, निरंतर घट रही है, या बीच या फ्लक्चुएशन हो रहा है, जिगजैग फॉर्म में है, यानी कि कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो इस तरह की या इस तरह से जो टर्मिनल उसके की पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है यूपीएससी। जैसे कि आपसे ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लगातार बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है। बढ़ती हुई दर से बढ़ने का मतलब अलग होता है और लगातार बढ़ने का मतलब अलग होता है। मान लीजिए आज 100 रुपये पर कैपिटा इनकम है, वो नेक्स्ट ईयर 110 हो जाए, उसके नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाए 120 हो जाए। तो ये क्या है, अगर आप इसको पिछले साल के टर्म में देखेंगे 110, फिर उसके बाद 120, तो ये लगातार कैसे बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है लगभग। लेकिन अगर ऐसा हो कि 100% 100 हो, फिर उसके बाद 110 हो, फिर उसके बाद 115 हो जाए, हालांकि बड़ी तो अब भी है, लेकिन जो बढ़ने का प्रतिशत है, रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, वो यहाँ पर कम हो रहा है। यहाँ 10% और यहाँ पर 5% से भी कम हो गया है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन की पॉइंट्स पर भी फोकस करना होता है। तो अब क्या किया है सरकार का जो बजट है वो पिछले साल के बजट की तुलना में 13% अधिक है। प्राप्तियां रिवेन्यू रिसिप्ट जो है, जो रिसिप्ट प्राप्त हुई हैं उसमें उधारियों के अतिरिक्त, उधारियों के अलावा जो लोन है उसके अलावा 19.76 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के बजट से 23% अधिक है। और 2020-21 की प्राप्तियों के संशोधित अनुमान जो है
उनके मुकाबले 29% कम है। यानी कि जो संशोधित अनुमान, जैसे कि हमने आपको बताया कि जब अगले साल इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें इसके एक्चुअल डेटा निकल कर आएगा अभी कि कितना सरकार ने खर्च किया है। जैसे कि बजट तो 34 लाख करोड़ का है, 35 लाख करोड़ का, लेकिन एक्चुअल वो कितना हो जाएगा नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होने तक, वो एक्चुअल फिगर होगी। ये एक एस्टिमेट होता है। फिर कोविड-19 के प्रभाव के मद्देनजर 2019-20 से 6% की औसत वार्षिक वृद्धि देखी जा सकती है। यानी कि बजट में औसत वार्षिक वृद्धि जो है 6% की आ रही है। हालांकि इस साल की जो बजट वृद्धि है वो कितनी है, 13% अधिक है पिछले साल से। 2020-21 के मुकाबले 2020-21 के मुकाबले ये बजट 2021-22 के जो बजट में वृद्धि की गई है वो 13% की गई है। अब जीडीपी वृद्धि 2021-22 में 14.4% नॉमिनल जीडीपी वृद्धि। अब आपको पता होना चाहिए नॉमिनल क्या होती है और एक्चुअल यानी कि नेट जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी एक होती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एक होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होती है, मार्केट प्राइस एमपी। तो यह सब आपको ये बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो यानी वास्तविक वृद्धि जमा मुद्रास्फीति का अनुमान है। नॉमिनल क्या होती है, वास्तविक यानी कि रियल जीडीपी। अब घाटा क्या है, इसमें डेफिसिट कितना है, 2021-22 में राजस्व घाटा 5.1% पर टारगेट किया गया है। देखिए अब आपके लिए यही फिगर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। 2021-22 में जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो कितना टारगेट किया गया है, ये टारगेट किया गया है, सरकार ने टारगेट किया है कि 2021-22 के लिए रिवेन्यू डेफिसिट को 5.1% पर रोकना, और 2020-21 के 7.5% के संशोधित अनुमान से कम है। यानी कि जो एक्चुअल फिगर आई है पिछले साल की, उसके हिसाब से वो पिछले साल कितना था, 2020-21 में हमारा रिवेन्यू डेफिसिट कितना पहुंच गया था कोविड-19 की वजह से। जो एक्चुअल फिगर आई वो 7.5% की आई है, 7.5%, 7.5% हमारे पिछले साल का रिवेन्यू डेफिसिट है, और इस बार सरकार ने कितना टारगेट किया है, 5.1। अब राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.8% पर लक्षित है। यानी कि हमारा रिवेन्यू डेफिसिट था ये, और ये फिस्कल डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट को कितना टारगेट किया है सरकार ने। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट अलग होता है और फिस्कल डेफिसिट अलग होता है। तो फिस्कल डेफिसिट सरकार ने टारगेट किया है 6.8%, जो कि 2020-21 के 9.5% के संशोधित अनुमान से कम है। यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए इसमें एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि रिवेन्यू डेफिसिट सरकार ने कितना टारगेट किया है इस बार, 5.1%, और ये पिछले साल का रिवेन्यू कितना था, कितना बैठा है वो 7.5%, और फिस्कल डेफिसिट सरकार ने हमारा 2021-22 के लिए कितना टारगेट किया है, 6.8%, 6.8 ही है ना, 6.8%, और पिछले साल कितना था ये, पिछले साल का रिवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट कितना निकल कर आया है, 9.5%। ये एक्चुअल फिगर निकल कर आई है पिछले साल की इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में। तो इसके बाद अगला है हमारा सरकार का क्या लक्ष्य है, 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को लगातार कम करते हुए जीडीपी को 4.5% किया जाए। यहाँ से क्वेश्चन पूरे, अगर फिस्कल डेफिसिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस फैक्ट को आप जरूर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 101%। 2025-26 में अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, आपसे यूपीएससी इस तरह पूछ सकती है कि सरकार ने हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय जो घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, उसको कौन से वर्ष तक 4.5% करने का लक्ष्य रखा है। इस तरह से आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर पूछा जा सकता है। तो सरकार का लक्ष्य क्या है, 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.5% कम करना। अब एफआरबीएम एक्ट, आपको इसी संदर्भ में एफआरबीएम एक्ट पता होना चाहिए, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये क्या था, इसने क्या कहा था, लक्ष्य को कितना करना, 3% तक लाना या 3% से कम लाना। अब मंत्रालयों को जो आवंटन किया गया है, 13 मंत्रालयों के लिए सर्वाधिक आवंटन किया गया है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय 64%, उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 68%, संचार 31%, ये इसमें आवंटन। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो 100% से ऊपर हो गया, लेकिन इसको आपको इसके बजट के टर्म में नहीं देखना है, इसको इनके 13 मंत्रालयों का जो बजट है, इसके बजट को इन 13 मंत्रालयों के पिछले बजट से तुलना करनी है। अगर इन मंत्रालयों, मान लीजिए जल मंत्रालय को, जल शक्ति मंत्रालय को 100 रुपये पिछले साल दिए गए थे, तो इस बार कितने आवंटित किए गए हैं, 168 रुपये। इसी तरह उपभोक्ता खाद्य वितरण मंत्रालय को अगर पिछले साल 100 रुपये दिए गए थे, तो इस बार कितने दिए गए हैं, 148 रुपये। तो इनकी जो इंडिविजुअल बजट है उसमें इतनी वृद्धि की गई है। तो 13 मंत्रालयों को सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय, उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण, देखिए एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में, इसलिए कंज्यूमर फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री पे इन्होंने सरकार ने खर्च बढ़ा दिया है, और संचार कम्युनिकेशन पर 31%। अब हम देखते हैं मेन फिगर को अपनी 2021-22 में, जैसे हमने देखा इतना करोड़ का बजट है, 35 करोड़ के आसपास, 35 लाख करोड़, और पिछले बजट से ये 13% अधिक है। अब
अब शुरू होता है हमारा मेन बजट। ये नए दशक का पहला बजट है। नए दशक कैसे, किस सेंस में, क्योंकि 2021 नया दशक है। अब दशक कौन सा चल रहा है, 2021 से 2030 का दशक चल रहा है, पिछला दशक खत्म हो गया। तो एक तो इन्फॉर्मेशन, पहला बजट है ये नए दशक का। और कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये डिजिटल बजट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2021-22 के बजट प्रस्ताव ये 6 स्तंभों पर यानी कि 6 पिलर्स पर आधारित है। जो बजट का प्रस्ताव है उन पर वो 6 पिलर्स पर बेस्ड है। अब वो पिलर्स क्या है, अब यही पिलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ बजट 2021-22 का हिस्सा नहीं है। तो अब उसमें कौन कौन से, सबसे पहला है स्वास्थ्य और खुशहाली, हेल्थ एंड वेलबींग। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, आपका सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक कोरोना की वजह से हेल्थ सिस्टम पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है भारत का, और जिसके बारे में जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मार्कल, उन्होंने टिप्पणी भी की थी कि उन्होंने ये कहा था कि अगर मैंने कुछ साल पहले, ऐसा एंजेला मार्कल का कहना था कि उन्होंने कुछ साल पहले टिप्पणी ये की थी कि भारत जो है फार्मास्यूटिकल का हब है, फार्मा का हब है भारत। तो इस पर इन्होंने खेद व्यक्त किया है अपनी ही स्टेटमेंट पर, कुछ साल पहले दिए हुए अपने स्टेटमेंट पर खेद व्यक्त किया है कि मैंने ये जो बात कही थी वो मेरी गलती थी, कि ये यानी कि फार्मा का हब नहीं है। अगर फार्मा का हब होता तो भारत की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। ये वर्ल्ड लेवल पर कमेंट किया गया है। तो इसलिए हमारा भारत का जो इस टाइम सबसे मेन जो मुद्दा था और मेन प्रेफरेंस था वो हेल्थ और हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर ही बनाया गया है। दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा टॉपिक है, तीसरा जो पिलर है वो आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया। चौथा है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट का जिक्र होगा, यहाँ एमएसएमई सेक्टर का जिक्र होगा, यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर में टैक्स रिबेट का जिक्र होगा। इसी तरह नवाचार और अनुसंधान व विकास, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और छठा और लास्ट हमारा पिलर होगा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। जैसे कि ये सरकार हमेशा से इस चीज़ में विश्वास रखती है कि मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये उसी की ही वजह है। तो क्या आप देखेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश इस सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। इस सरकार में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस सरकार में सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाता है। इस सरकार में क्या होता है कि जितनी भी हमारी प्रॉफिट गेनिंग पीएसयूज हैं उनको बेच दिया जाता है। तो इसका वजह ही यही है कि सरकार न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन में विश्वास रखती है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। चाहे वो कितना हुआ है या नहीं वो अलग चीज़ है। तो अब शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो पहला पिलर है स्वास्थ्य और खुशहाली। इसके बाद जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम इन्फोग्राफिक्स देखेंगे यानी कि फिगर्स देखेंगे। उन फिगर्स के थ्रू आपको ये याद रखने में आसानी रहेगी एग्जाम टाइम में। जैसे कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले अगर आप सिर्फ उन इन्फोग्राफिक्स को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल भी हो जाएंगी और याद रखने में बहुत आसानी रहेगी। तो पहला है हमारा स्वास्थ्य और खुशहाली। अब बजट में 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया है। 2021-22 में ये 94,000 करोड़ के आसपास था और अब इसमें 137% की वृद्धि की गई है। यानी कि हेल्थ के बजट में पिछले साल की तुलना में 137% की वृद्धि की गई है। अब आपको ये देखना है, देखिए हर सेक्टर में आपको ये देखना है बजट के लिए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं बजट के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। कौन सी नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, किन चीज़ में टैक्स रिबेट दी गई है, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर क्या किया है, सरकार ने सोशल वेलफेयर के फ्रंट पर क्या किया है, सरकार के लक्ष्य क्या है यानी कि टारगेट सरकार ने क्या बनाया है आने वाले एक वर्ष में, इस वर्ष में, वित्तीय वर्ष में सरकार ने टारगेट किस चीज़ को बनाया है, प्रेफरेंस किस चीज़ को दिया है। अब स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है, निवारक, उपचारात्मक और सुधारात्मक। आपका निवारक, उपचारात्मक और सुधारात्मक, सीधा डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि स्वास्थ्य के प्रति सरकार ने निम्नलिखित में से किन 3 क्षेत्रों पर ध्यान दिया है या किन क्षेत्रों पर सरकार ने अपना फोकस बनाया है। तो आपको ये पता होना चाहिए निवारक, उपचारात्मक और सुधारात्मक, ये 3 क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। टीके के संदर्भ में क्या किया है, 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। भारत में तैयार न्यूमोकोकल वैक्सीन जो मौजूदा समय में केवल 5 राज्यों तक ही सीमित है, इसको देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे हर वर्ष 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा। यानी कि इससे न्यूमोकोकल वैक्सीन की वजह से, ना मिलने की वजह से जो हर साल हमारे यहाँ 50,000 बच्चों की मौत हो जाती है, उस न्यूमोकोकल वैक्सीन को पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म, साइंस की, जनरल साइंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या होती हैं। इसलिए आप साइंस के सब्जेक्ट में, जो आपका जनरल साइंस का टॉपिक है, उसमें आप सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखें कि डिसीजेज कौन कौन सी होती हैं, कॉमन डिसीजेज। अब
और जैसे कि हमने आपको लेक्चर भी कराया था एक साइंस का, जिसमें बताया था कि प्रोटोजोआ से होने वाली, वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, फंजाई से होने वाली डिसीजेस, ये आपको सारी कैटेगराइज करके याद करनी है और इनके उपचार भी याद रखने हैं कि इनका उपचार किस तरह किया जाता है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। 6 वर्षों में 64,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एक नई केंद्र प्रायोजित स्कीम। देखिए एक चीज़ और भी स्पेशल हुई है इस बजट में कि ये बजट जो इशू किया गया है उसमें कई स्कीम्स के लिए जो खर्चा आवंटन किया गया है, खर्च जो आवंटन किया गया है वो कभी कभी कहीं 5 साल के लिए, कहीं 10 साल के लिए, कहीं 2 साल के लिए, कहीं 4 साल के लिए, इस तरह से भी खर्च का आवंटन किया गया है। जबकि जो बजट होता है वो स्पेशली मेनली 1 साल के लिए ही होता है। बजट जो होता है आपका वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है। तो अब सरकार ने क्या किया है, 6 वर्षों के लिए एक योजना चलाई है। 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली, खर्च वाली एक नई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, केंद्र प्रायोजित मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई गई है सरकार के द्वारा। क्या नाम है उसका, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये हमने आपको स्कीम्स में कवर कराया है। इसका शुभारंभ किया जाएगा। इससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित होगी। यही देखिए ये की पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर यूपीएससी बहुत फोकस करती है कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत, स्वस्थ भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह स्कीम प्राथमिक और द्वितीय स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता को विकसित करेगी। स्टेटमेंट 2, ये स्कीम बजट 2021-22 में शुरू की गई है। तो आपको उपरोक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। इसी तरह आपसे बिल्कुल इजी सा स्टेटमेंट देकर आपसे आप देखेंगे कि डायरेक्ट स्टेटमेंट जो उठा लेती है यूपीएससी, डायरेक्ट एकदम कॉपी कर देती है, बजट से डायरेक्ट कॉपी कर देती है क्वेश्चंस को, आपके आर्टिकल से, न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर देती है कभी कभी। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया जाएगा प्राथमिक और द्वितीय स्वास्थ्य प्रणालियों से संबंधित है या केवल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली से ये स्कीम संबंधित होगी। तो इस तरह से आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। इसलिए की पॉइंट से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये तीनों तरह की स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता को विकसित करेगी। मौजूदा स्वास्थ्य राष्ट्रीय संस्थान इससे मजबूत होंगे। नए संस्थानों का सृजन होगा जिससे नई उभरती बीमारियों की पहचान और इलाज करने में आसानी होगी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त ये आवंटन किया जाएगा। अब इस योजना के तहत किए जाने वाले मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं। क्या किया जाएगा इसमें, पहला 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों को आवश्यक सहायता दी जाएगी, यानी कि शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र। दूसरा, 11 राज्यों के सभी जिलों और 3,000 इतने प्रखंड सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज स्थापित की जाएंगी। 602 जिलों, 12 केंद्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC, इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरों में स्थित स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा। हेल्थ जो निगरानी सिस्टम है उसको मजबूत किया जाएगा। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार सभी केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। फिर प्रवेश स्थलों अर्थात इतने हवाई अड्डों और 11 समुद्री बंदरगाहों, 7 लैंड क्रॉसिंग पर 17 नई सार्वजनिक इकाइयों को चालू किया जाएगा और 33 मौजूदा सार्वजनिक इकाइयों को मजबूत किया जाएगा। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस आपको एक बार इनको ओवरव्यू कर लेना है ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपसे गलत ना हो। इसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा बजट आज, फिर उसमें इसी में हम अब आपको इसी लेक्चर में इन्फोग्राफिक्स दिखाएंगे ताकि आपको बिल्कुल याद रखने में आसानी रहेगी और बहुत ईजी लगेगा पूरा आपको बजट। अगर आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एक भी चीज़ बजट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर है इसमें 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना और वन हेल्थ के लिए राष्ट्रीय संस्थान, WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, जैव सुरक्षा स्तर 3 की यानी कि टियर 3 की 9 प्रयोगशालाओं और विषाणु विज्ञान वीरोलॉजी साइंस के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी। यानी कि वीरोलॉजी के लिए क्या किया जाएगा, वीरोलॉजी साइंस के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अब क्या किया गया, अब इसको एक बार इन्फोग्राफिक्स में देख लेते हैं। बजट में स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए, हेल्थ एंड वेल बींग्स के लिए क्या किया गया, जैसे कि पहला देखिए अनुमान कितना था आपका 2020-21 का वास्तविक अनुमान, और इसमें जो खर्च किया गया है बजट अनुमान में 2,23,000, ये कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 137% की वृद्धि है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल जो बजट एक्चुअल जो फिगर आई थी वो 94,452 करोड़ रुपए आई थी। अगला है इसमें इसी में ही इन्फोग्राफिक्स, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। जैसे अगर आपको यह क्लियर नहीं दिख रही हो पिक्चर्स तो हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, आप उसमें देखकर भी पढ़ सकते हैं। तो 6 वर्षों में 64,000 करोड़ रुपए आवंटन वाली केंद्र प्रायोजित योजना, इसमें हमने सारा जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अभी पीछे कवर की है वही सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं जो हमने आपको अलग से कवर मेंशन कर दिए। अगला है पोषण।
अब पोषण के संदर्भ में क्या किया जाएगा, ये देखिए, ये जो हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमारा जो बजट है वो 6 पिलर्स पर आधारित है, स्वास्थ्य और खुशहाली, भौतिक, ये सारे 6 पिलर्स हैं। तो अभी हमारा जो पहला पिलर्स चल रहा है स्वास्थ्य और खुशहाली, इसी के अंतर्गत दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट है पोषण। पोषण मिशन 2 का शुभारंभ होगा। पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच तथा परिणाम को सुदृढ़ बनाना इसका उद्देश्य है। संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय किया जाएगा। 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार लाने के लिए सुदृढ़ीकृत कार्यनीति अपनाई जाएगी। जल पूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और स्वच्छ भारत मिशन, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शनों के साथ सभी 43,000 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन शहरी का शुभारंभ किया जाएगा, यानी कि जल जीवन मिशन अर्बन, यानी कि अर्बन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। और जल जीवन मिशन जो रूरल है वो चल ही रहा था पहले से भी। इसके साथ 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों में ये कार्यान्वित किया जाएगा। यानी कि ये जो व्यय रखा गया है 2.87 लाख करोड़ का, यानी कि लगभग 2.88 लाख करोड़ का जो व्यय है वो अगले 5 वर्षों में, यानी कि 2021-22 से 2026-27 के लिए ये खर्च रखा गया है। इसके अलावा 2021 से 26 तक 5 वर्षों में 1,41,000 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है हमारा, उसको कार्यान्वित इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, पूर्ण मल मूत्र प्रबंधन और अपशिष्ट जल प्रबंधन। दूसरा, कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, यानी कि जो कचरे का सोर्स है उसका पृथक्करण, यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग करना। जो पृथक्करण किया जाता है उसको एट द सोर्स किया करना। एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाना। सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी साइंस की दृष्टि से, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। ये एकल उपयोग सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िए। पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर को आप डिटेल में पढ़ना है कि क्या होते हैं। ये सारे जनरल साइंस के टॉपिक्स हैं। पॉलीमर, सिंगल यूज प्लास्टिक, ये कितने माइक्रोन का से कम के प्लास्टिक को सिंगल यूज की प्लास्टिक की कैटेगरी में रखा जाता है। 40 माइक्रोन होता है या 50 माइक्रोन की कैटेगरी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। निर्माण और विध्वंस के कार्यकलापों के कचरे का प्रभावी रूप से प्रबंध करके वायु प्रदूषण में कमी लाना। सभी पुराने डंप साइटों के बायो उपचार पर ध्यान केंद्रित करना। वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए इस बजट में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए का उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। देखिए, आपको अपनी हर चीज़ को अपने टॉपिक से जो सिलेबस है उससे इंटरलिंक करने की ज़रूरत होती है यूपीएससी के संदर्भ में। अगर आप यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अपने टॉपिक को इंटरलिंक करना आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जैसे वायु प्रदूषण का जिक्र है तो आपको पता होना चाहिए कि एयर पॉल्यूशन किन किन फैक्टर की वजह से होता है। अब वो जो फैक्टर होते हैं आपको पता होगा, वो साइंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो साइंस के टॉपिक है। एयर, जैसे कि आपका सल्फर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सारे साइंस के टॉपिक है। वाटर वेपर है, ये भी वायु प्रदूषण करती है, वाटर वेपर। तो ये सारे आपके साइंस के टॉपिक हैं। इसीलिए आपको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पता होना चाहिए साइंस में। आपको ये पता होना चाहिए जो साइंस में जो ये आपके वायु प्रदूषण के लिए जो सरकार ने इनिशिएटिव लिए थे, जो आपको पता होगा दिल्ली में एक प्लांट लगाया था वायु को शुद्ध करने के लिए। उस प्लांट का नाम क्या है, वो किस किस तरह के जो PM 2.5 है, जैसे कि वो किस किस तरह के फैक्टर्स की निगरानी करता है, यानी कि किस किस तरह के फैक्टर को काउंट करता है वायु प्रदूषण में, उसमें कितने फैक्टर काउंट होते हैं। तो ये सब आपको ये चीज़ें टॉपिक्स पता होना चाहिए। जैसे PM 2.5, PM आपका PM 10, तो ये सब आपके साइंस के टॉपिक्स हैं। तो आप अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक्स को जो भी आप पढ़ें उसको अपने सिलेबस से लिंक करने की कोशिश किया कीजिए, तो आपको ज़्यादा आसान रह जाएगा पढ़ना भी। और दूसरी चीज़ आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा कि आपको मेन पढ़ना क्या है। देखिए, आपको ये तो सब पता है कि जनरल साइंस की कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, तो सबको पता होता है। अब उसमें क्या पढ़ना है, आपको पूरी किताबें तो जाहिर सी बातें नहीं पढ़नी होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको सबको कवर कर लें। तो इसलिए आपको मेन एकदम स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी होती है। इसी को ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी कहते हैं कि आप अपने सिलेबस को टॉपिक से लिंक कीजिए, सारे टॉपिक से, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वायु प्रदूषण से अब आपने साइंस के टॉपिक को लिंक करके पढ़ सकते हैं कि वायु प्रदूषण के अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर आते हैं, और वो फैक्टर साइंस से रिलेटेड है, तो आपको वो फैक्टर पढ़ने हैं क्योंकि बजट में जिक्र हुआ है। अगला है दूसरा पिलर है वास्तविक और वित्तीय पूंजी की तथा अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका वास्तविक और वित्तीय पूंजी, रियल और फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, यानी कि PLI आपकी क्या है, PLI आपकी क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये हमने आपको स्कीम्स वाले लेक्चर में कवर कराई है। 13 क्षेत्रों में PLI योजना के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था। आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाना।
विनिर्माण कंपनियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए सक्षमता तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी रखने की आवश्यकता। देखिए, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मतलब सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना। जैसे कि कोरोना की वजह से एपीआई जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि फार्मा कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, आपने देखा था कि पिछले साल ये सारे चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं टोटली, तो इसके इंपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी और इस तरह चाइना ने यहाँ पर भी डिप्लोमेसी हमारे साथ खेली थी, डिप्लोमेसी का फ़ायदा उठाया था उसने और इन एपीआई का जो हमारे जो एपीआई इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसको पहुंचाने में देरी की थी। तो इसलिए ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाते हुए सारी सप्लाई को बाधित होने से रोकना। तो इस ग्लोबल सप्लाई चेन, तो ग्लोबल सप्लाई चेन के पर्सपेक्टिव में हमने आपको इस करंट की न्यूज़ में एक न्यूज़ कवर कराई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने क्या किया है, ग्लोबल इनिशिएटिव सप्लाई चेन का हिस्सा बना है। ग्लोबल सप्लाई चेन का जो हिस्सा बना है वो आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 कंट्रीज थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एक शायद जापान थी। जापान भी इसका हिस्सा है। तो आपको ग्लोबल रेजिलिएंट सप्लाई थी वो उसका नाम, तो आपको वो भी देखना है एक बार। प्रमुख क्षेत्रों में व्यापकता और आकार लाना, युवाओं को नौकरियां प्रदान करना। अब कपड़ा इसमें दूसरा, इसी पिलर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पहला है टेक्सटाइल्स। पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क बनाना। अब मित्र योजना शुरू की गई है। मित्र योजना मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स स्कीम्स, ये 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, यानी कि 2021 से 2024 तक लगभग 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर 2.5 अंकों में वृद्धि दर हासिल करनी होगी। हमारी विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का अभिन्न अंग बनने, विशिष्ट क्षमता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करने की जरूरत यहाँ बताया गया है। 13 सेक्टरों में पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है। इससे सरकार ने अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रतिबद्धता व्यक्त की है। शुरुआत वित्त वर्ष 2021-22 से होगी और इस पहल से महत्वपूर्ण सेक्टरों में व्यापक उत्पादन स्तर हासिल होगा और इससे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आगे है अगला हमारा, इसमें कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन को तेज करने के लिए पीएलआई योजना शुरू की गई है। इसी तरह वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर, ये फिर से वही चीज़ है कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क नामक योजना शुरू की गई। इसे लगाओ और चलाओ सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण होगा, यानी कि लगाओ और चलाओ, इसी नारे पर इस मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क को बनाया जाएगा। इस निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक दिग्गज अस्तित्व में आएंगे और 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि SEZ स्थापित किए जाते हैं भारत में है। ये किस लिए है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर जो कंपनियाँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं इन ऐसे जोन्स में, उनको टैक्स में कुछ रिबेट दी जाती है और प्लस एक्सपोर्ट में भी कुछ टैक्स से छूट दी जाती है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के को बढ़ावा देने के लिए SEZ का निर्माण जैसे किया गया है, इसी तरह वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसका विस्तार करके 7400 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। 1.10 लाख करोड़ रुपए की करीब 217 परियोजनाएं इससे पूरी हो चुकी हैं इसमें, और इसमें 7400 परियोजनाओं को और शामिल किया गया है। NIP यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए वित्त पोषण में वृद्धि के लिए 3 तरीकों में इसे पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। यानी कि इसे जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसकी फाइनेंसिंग को 3 तरीकों से पूरा किया जाएगा। पहला है संस्थागत संरचनाएं सृजित करके, दूसरा अस्थियों के मुद्रीकरण पर जोर देकर और तीसरा केंद्रीय तथा राज्य बजटों में पूंजीगत व्यय में हिस्सों में बढ़ोतरी करके, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाकर। दूसरा अस्थियों के मुद्रीकरण, यानी कि जितनी भी हमारे पास एसेट्स हैं उनके एसेट्स का क्या किया जाएगा, मोनेटाइजेशन, यानी कि उनको या तो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा या उनको लीज पर दिया जाएगा। जो भी सरकार के ऐसे एसेट्स हैं जो किसी यूज में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे के आसपास जो ट्रैक पड़ा रहता है, ट्रैक के आसपास जो जमीन खाली पड़ी रहती है रेलवे की, वो किसी यूज की नहीं रहती है, उस पर कभी कभी अवैध कब्जे भी हो जाते हैं, अतिक्रमण भी हो जाता है और लोग घर बना लेते हैं। तो ऐसी जमीनों को यूज किया जाएगा, या तो लीज पर दिया जाएगा या फिर इनको बेच दिया जाएगा। तो इस तरह से रिवेन्यू सोर्स का जनरेशन किया जाएगा। आगे इसमें संस्थागत, पहला, अब इसमें तीनों पॉइंट देख लेते हैं। पहला क्या था, संस्थागत संरचनाएं सृजित करके। तो ये क्या है, इसमें संरचना, संस्थागत बुनियादी ढांचे का गठन और संरचना वित्त पोषण। तो विकास वित्तीय संस्थान, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई गई है। यानी कि डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, इसमें इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, इसमें 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है
ताकि बुनियादी ढांचा वित्त पोषण के लिए प्रदाता और उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सके। ये 3 वर्षों में प्रस्तावित DFI के अंतर्गत कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए के उधार पोर्टफोलियो होंगे, यानी कि 3 साल में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग करेगा, यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए को उधार देगा कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा INVIT और RIT का ऋण वित्त पोषण संगत विधानों में उपयुक्त संशोधन करके पूरा किया जाएगा। अब परिसंपत्तियों पर जोर, दूसरा क्या था घटक था इसका, दूसरा घटक क्या था NIP का, वो अस्थियों का मुद्रीकरण। इसमें क्या है, परिसंपत्तियों पर जोर, यानी कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत होगी। महत्वपूर्ण परिसंपत्ति मुद्रीकरण उपाय क्या है, 5000 करोड़ रुपए के अनुमानित उद्यम मूल्य के साथ 5 परिचालित टोल सड़कें हस्तांतरित की जा रही हैं। 7000 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन परिसंपत्तियां हस्तांतरित की जाएंगी और रेलवे समर्पित भाड़ा कॉरिडोर, रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है हमारे, उनकी परिसंपत्तियों को चालू होने के बाद परिचालन और रखरखाव के लिए मुद्रीकृत किया जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए इनको मोनेटाइज किया जाएगा। फिर विमान पत्तनों के परिचालनों और प्रबंधन रियासत के लिए मुद्रीकृत किया जाएगा। अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किया जाएगा। तो ये सारे ये फैक्ट्स हैं, ये आप हमारी PDF डाउनलोड करके भी टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं। आगे इसमें देखते हैं तीसरा फैक्टर क्या था, पूंजीगत बजट में तीव्र वृद्धि। 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि कर 5.54 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और 2000 यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसमें कितनी वृद्धि की गई है पिछले साल के मुकाबले, 34.5% की वृद्धि की गई है, यानी कि पहले ये 4.12 लाख करोड़ था पिछले साल के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर। और देखिए आपके लिए, देखिए किसी भी सरकार के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर फायदा का होता है, 2 तरह का एक्सपेंडिचर करती है सरकार, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको ये दोनों टर्म पता होने चाहिए इकोनॉमिक्स की दृष्टि से भी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे लिए कौन सा अच्छा माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए अच्छा माना जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद ये रेवेन्यू जनरेट करता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स इससे प्राप्त होती हैं। जिस रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं, भारत सरकार को मिलने वाली ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिस पर भारत सरकार को किसी भी तरह की लायबिलिटी नहीं होती है, यानी कि किसी भी तरह की देनदारी उसे बाध्य नहीं होती है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार को करना ही है, इससे किसी भी तरह का रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है। जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो सरकार को देना ही देना है हर हालत में। किसी भी कंपनी का, किसी भी सरकारी PSUs का रखरखाव, मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये करना ही है। इसी तरह के जो ऐसे एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसे खर्च जिससे सरकार को किसी भी तरह का रेवेन्यू जनरेट ना हो भविष्य में, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्च होते हैं जिससे सरकार को भविष्य में रेवेन्यू की यानी कि आमदनी होती है, आमदनी प्राप्त होती है, और ऐसी आमदनी जिस पर कोई भी लायबिलिटी नहीं होती। आमदनी तो वो भी होती है कि किसी से लोन ले लिया तो ये भी आमदनी है, लेकिन ये एक लायबिलिटी है, तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत नहीं रखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्च जो, अब हाँ देखिए, किसी को लोन देना, अगर सरकार किसी दूसरे देश को लोन दे रही है तो वो भी क्या है, वो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो भारत सरकार को इंटरेस्ट देगा, ब्याज अदा करेगा। तो राज्यों और स्वायत्त शासी संगठनों को पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि पूंजीगत व्यय की अच्छी प्रगति को देखते हुए परियोजनाओं और के लिए प्रदान किए गए आर्थिक कार्य विभाग के बजट में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आवंटित की गई है। अगला है इसी में सड़क और राजमार्ग अवसंरचना, रोड एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,000 करोड़ रुपए सर्वाधिक आवंटन, जिसमें 1,08,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई जाएगी, जिसमें 5.35 लाख करोड़ रुपए की भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू किया गया है। 3800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे भी मार्च 2022 तक पूरे होंगे। आर्थिक गलियारा बनाने की योजना है। तमिलनाडु में 1.3 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 3,500 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लिंक किया जाएगा यूज़ इसका। और इसमें इस तरह के और भी यहाँ पर फैक्ट्स दे रखे हैं, जैसे केरल में 65,000 रुपये का करोड़ का निवेश होगा सड़कों पर, पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ का, और असम में 19,000 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य किया गया। राज्य में अगले 3 वर्षों में 34,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,300 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। तो ये सारे कुछ, साथ में हमने इसके इन्फोग्राफिक्स भी दिए हैं आपको, ताकि आप आसानी से याद रख सकें। फिर इसमें है महत्वपूर्ण सड़क और राजमार्ग परियोजनाएं। अब आपको ये पता होना चाहिए, हालांकि ये सारा याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से बजट में इंक्लूड थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसका शेष कार्य हमारा 31 मार्च तक पूरा होगा, इसी साल हो गया है।
अब दूसरा है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा यानी कि इकोनॉमिक कॉरिडोर, रायपुर विशाखापट्टनम, चेन्नई सेलम कॉरिडोर, अमृतसर जामनगर और दिल्ली कटरा, ये सारे 4 लेन और 6 लेन के सभी नए राजमार्गों को में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी। तो ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप डाउनलोड करके भी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। रेलवे अवसर रचना, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का राशि आवंटित, जिसमें से 1,07,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही पर ही रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है पैसा। भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रीय रेल योजना किस वर्ष तक के लिए बनाई गई है भारत इस बार बजट में? 2030 तक के लिए, 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेल व्यवस्था बनाना। दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण पूरा करना। जो ब्रॉड गेज, जैसे कि आपको पता होगा, एक तो छोटे वो होते हैं एक तो ब्रॉड गेज होते हैं आपके, ब्रॉड गेज जो बड़े वाले लाइन होती है, एक होती है मीटर लाइन सरकार, एक होती है रेलवे की मीटर लाइन, वो छोटी लाइन होती है। तो ब्रॉड गेज क्या है? ब्रॉड गेज पर 2023 तक 100% इसको इलेक्ट्रीफाई कर देना। ब्रॉड गेज मार्ग जिसे आरकेएम विद्युतीकरण 2021 के अंत तक 72% यानी 46,000 आरकेएम तक पहुंचना, यानी कि 2021 तक 46% इसको 72% कंप्लीट कर लेना और 2023 तक इसको 100% इलेक्ट्रीफाई कर देना 2023 तक। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। पश्चिम समर्पित भाड़ा कॉरिडोर यानी कि वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और पूर्वी डीएफसी और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 2022 तक चालू करना। परिवहन लागत इससे कम होगी और मेक इन इंडिया रणनीति को भी समर्थ बनाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त कौन कौन से पहले हैं? 2021-22 में पूर्वी डीएफसी को सोमनगर गोमोखंड पीपीपी मोड में शुरू किया गया। भावी समर्पित भाड़ा कॉरिडोर परियोजना कौन सी? खड़गपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी तट कॉरिडोर। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? तो खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, भूसवाल से खड़गपुर से दानकुनी तक पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट आपका पूर्व से पूर्वी पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट कितना है? भुसावल से खड़गपुर तक, इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर दक्षिणी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। यात्रियों की सुगमता और सुरक्षा के उपाय, यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपूर्वक रूप से डिजाइन किए गए विस्टाडोम ALV कोच का शुभारंभ। भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क रूटों को स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी। तो ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम जो होगा, हमारा ट्रेन संरक्षण की प्रणाली है, ये भी आपको साइंस की टेक्नोलॉजी की दृष्टि से पता होना चाहिए, जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेनों के टकराने जैसी दुर्घटनाओं को समाप्त करेगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कार्य हैं, उपयोग हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि किस किस क्षेत्र में उसका उपयोग किया जा सकता है। अब शहरी अवसर रचना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करके सिटी बस सेवा प्रारंभ कर शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं का विस्तार करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना नवोन्मेषी पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा। इसके तहत निजी क्षेत्र के परिचालकों को 20,000 से ज़्यादा बसों की खरीद, परिचालन, रखरखाव और वित्त का प्रबंधन करने का अवसर मिलेगा। इस परियोजना में ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ साथ आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन अधिक आसान होगा इससे। फिर क्या है इसमें? देश में इस समय करीब 702 किलोमीटर लंबे पारंपरिक मेट्रो ट्रेन चल रही हैं और 27 शहरों में 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो तथा RRTS लाइनों का निर्माण किया जा चुका है। सरकार मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं बजट के अंदर, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। सॉरी, ये मेट्रो लाइट ये वाला नहीं है, रोशनी वाला लाइट नहीं, ये लाइट जो सर जैसे कि आपने कुछ देखा होगा कि लाइट वर्जन, फेसबुक का लाइट वर्जन, तो वो जो हल्के वर्जन होते हैं जो ज़्यादा आपकी मेमोरी कंज्यूम नहीं करेंगे और ज़्यादा जिनको हेवी स्पीड नहीं चाहिए होती नेट की, तो वो लाइट वर्जन होता है, लाइट और मेट्रो नियो, ये 2 नई टर्म्स आए हैं। इसमें मेट्रो लाइट ये मेट्रो के लिए हैं, ये 2 नई प्रौद्योगिकी लागू कर आम लोगों को काफ़ी कम कीमत पर पहले जैसे अनुभव देने वाली मेट्रो रेल प्रणाली मिलेगी। इसमें प्रणाली में टियर 2 और टियर 1 शहरों के आसपास बसे इलाकों में आसान और सुरक्षित आवागमन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। तो मेट्रो लाइट क्या है और मेट्रो नियो क्या है, ये टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड होती है, आपको पता होना चाहिए साइंस और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। जिन योजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में मदद का प्रावधान है वो क्या है? ये लगभग 1957 करोड़ रुपये की लागत से 11.5 किलोमीटर लंबी कोची मेट्रो रेलवे। तो ये सारे मेट्रो रेलवे के बारे में फंडिंग बताई गई है कि किस किस को कितनी फंडिंग दी गई है। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं। विद्युत अवसंरचना, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले 6 सालों में स्थापित क्षमता में 139 गीगावाट्स का इजाफा किया गया। पिछले 6 सालों में जितनी भी हमारे यहाँ
कैपेसिटी है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, उसमें 139 गीगावाट का इजाफा हुआ है, गीगावाट का। 1.41 लाख किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गई हैं और 2.8 करोड़ अतिरिक्त घरों में कनेक्शन दिए गए हैं। ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें विद्युत वितरण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े और उपभोक्ताओं को विकल्प चुनने का अवसर मिले। आने वाले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के व्यय से एक परिष्कृत और सुधार आधारित परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण योजना शुरू की जाएगी अगले 5 वर्षों में, यानी कि विद्युत वितरण योजना, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। 2021-22 में एक वृहद हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो 21-22 में क्या शुरू किया गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, वृहद हाइड्रोजन मिशन, लार्ज हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। इसमें अगली है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, पत्तन, नौवहन और जलमार्ग, आपका पोर्ट्स और आपके जो वाटरवेज हैं। 2021-22 में बड़े बड़े पत्तनों पर सरकारी और निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत, पीपीपी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी जिनकी लागत 2000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आने वाले 5 वर्षों में शिपिंग कंपनियों को मंत्रालय और सीपीएसई वैश्विक टेंडरों में 1624 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 2024 तक रिसाइक्लिंग की मौजूदा क्षमता को 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन से बढ़ाकर दुगना कर दिया जाएगा, यानी कि 2024 तक जो रिसाइकलिंग की क्षमता है भारत की उसको बढ़ाकर डबल किया जाएगा। इससे 1.5 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी। आगे है इसमें ये सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है सारे टॉपिक्स। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उज्ज्वला योजना का विस्तार करके 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। जैसे कि हमने उज्ज्वला योजना पहले भी डिस्कस की थी। उज्ज्वला किस योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की, और ये किस लिए शुरू की गई है, हमारे यहाँ महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका सबसे जब स्टार्टिंग की गई थी तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, 5 करोड़ महिलाओं को इसको, या 5 करोड़ घरों में महिलाओं के नाम पर, महिला मुखियाओं के नाम पर एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना। तो इसमें इसको टाइम से पहले ही पूरा किया गया, तो इसका लक्ष्य बढ़ाया गया, 3 करोड़ लोगों को और शामिल किया गया। अब उस लक्ष्य को भी पूरा कर लिया गया है। तो अब इसमें फिर से दूसरा क्या किया गया है, इस साल 1 करोड़ और ज़्यादा लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 3 वर्षों में 100 अन्य जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये नई शुरू की गई है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इससे 100 अन्य जिलों को जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर में नई गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा ताकि बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग में सुविधा प्रदान की जा सके। आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर में वित्तीय पूंजी, फाइनेंशियल आपकी कैपिटल। एक युक्तिसंगत एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड तैयार किया जाएगा। ये आपका अकाउंट्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। युक्तिसंगत आपका एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड, सरकार GIFT IFSC में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित करने के लिए समर्थन देगी। दबाव के वक्त में और सामान्य समय में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में भागीदारों के बीच विश्वास पैदा करने और सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए अस्थायी संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। सोने के विनियम को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, यानी कि गोल्ड के एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए सेबी को विनियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, यानी कि गोल्ड एक्सचेंज जो रेट होगा उसको रेगुलेट करने के लिए किसको अधिकृत किया जाएगा, सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को विनियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा और वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को मजबूत बनाया जाएगा। निवेशकों को संरक्षण देने के लिए एक इन्वेस्टर चार्टर लागू किया जाएगा, जैसे कि सिटीजन चार्टर होता है, इसी तरह इन्वेस्टर्स को सुविधा देने के लिए या कंजर्वेशन प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया जाएगा, इन्वेस्टर चार्टर लागू किया जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम को 1000 करोड़ रुपए और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई जाएगी। आगे है इसमें बीमा क्षेत्र में FDI बढ़ाना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बीमा कंपनियों में क्या किया गया है, FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है और विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण से सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो देखिए बीमा क्षेत्र में जो FDI लिमिट थी सरकार ने क्या की है, ये आपके इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 से बढ़ाकर क्या किया है, 74%। तो देखिए आप इस तरह से भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि सरकार जो लिमिट जो बढ़ाती है इस तरह के परसेंटेज की, वो क्या करती है, वो इस तरह बढ़ाती है, या तो 10% होगा, या फिर 24% होगा, या 49% होगी, या 74% होगी, इस तरह, या 51% होगी। इस तरह की फिगर्स में हमेशा हिस्सेदारी को रखती है सरकार। तो आप इस तरह भी इसको इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर भी स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है यूपीएससी के पेपर में, और एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा यूपीएससी के पेपर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है।
तनावग्रस्त परिसंपत्ति का समाधान, एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड और संपत्ति प्रबंधन कंपनी का यानी कि एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाएगी, एआरसी का गठन किया जाएगा, एआरसी का, और संपत्ति प्रबंधन कंपनी का गठन किया जाएगा, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा, एएमसी। पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण के संदर्भ में हमने इकोनॉमिक का करंट अफेयर्स में देखा था। पीएसबी की वित्तीय क्षमता को और अधिक समेकित करने के लिए 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पुनः पूंजीकरण किया जाएगा। अब है जमा बीमा। जमा बीमा कौन सी होती है? जो हम बैंक में पैसा रखते हैं उस पर जो हमें इंश्योरेंस मिलता है, वो आपको पता नहीं होगा। जो भी आपका बैंक में पैसा होता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, वो इंश्योर्ड होता है। वो कौन इंश्योर्ड करता है? DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC। ये DICGC एक्ट 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि इसके प्रावधानों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके और बैंक में जमा करने वाले लोग आसानी से और समय से अपनी जमा राशि को उस सीमा तक प्राप्त कर सकें जिस सीमा तक वो बीमा कवरेज के तहत आती हैं। यानी कि अभी बढ़ाकर कितना किया गया था? 1 लाख रुपए तक के पहले पैसे इंश्योर्ड होते थे लोगों को, अब कितना किया गया है? इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि आपका अगर बैंक में 5 लाख रुपए तक जमा है और अगर किसी कारण बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो आपको 5 लाख रुपए तक, अगर आपके 5 लाख रुपए या इससे कम है तो आपको 5 लाख रुपए या उतनी ही रकम जो कम है वो दे दी जाएगी। अन्यथा अगर आपके 5 लाख से ज़्यादा पैसे जमा है बैंक में तो आपको मैक्सिमम 5 लाख ही दिया जाएगा। छोटे कर्जदारों के हितों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्रेडिट व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एनबीएफसी के लिए न्यूनतम परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। यानी कि एनबीएफसी की जो पेड अप कैपिटल कितनी रखी गई है? मिनिमम 100 करोड़ रुपए। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज कानून 2002 के तहत, यानी कि सारफेसी, आपका सारफेसी एक्ट की बात हो रही है। सारफेसी एक्ट इस 2002 के तहत न्यूनतम ऋण सीमा को 50 लाख रुपए के मौजूदा स्तर से कम करके क्या किया गया है? 20 लाख रुपए किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 50 लाख से इसकी सीमा को क्या किया गया है? 20 लाख रुपए तक कम कर दिया गया है। अगले हमारा तीसरा पिलर है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया। आकांक्षी भारत के लिए वित्त मंत्री ने समावेशी विकास के अंतर्गत कृषि एवं सहायक क्षेत्रों, किसान कल्याण, ग्रामीण भारत, प्रवासी मजदूर व श्रम वित्तीय समावेशन को शामिल करने की घोषणा की है। देखिए, आकांक्षी भारत के लिए जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है उसके अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर आते हैं? पहला, कृषि और सहायक क्षेत्र, यानी कि आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज या एलाइड एरियाज, किसान कल्याण, फार्मर वेलफेयर, ग्रामीण भारत, रूरल इंडिया, प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबर, श्रम और वित्तीय समावेशन, और लेबर और फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सब इन सारे टॉपिक्स को शामिल किया गया है। जैसे कि हमने देखा था पिछला वाला इंफ्रास्ट्रक्चर का था टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर का पिलर था, उसमें किस किस को शामिल किया गया था? उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, आपका नौवहन इंडस्ट्री, आपकी वाटरवेज को शामिल किया गया था। इसी तरह आपका जमा यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर को शामिल किया गया था, बैंकिंग सेक्टर को शामिल किया गया था। ये जो तीसरा पिलर है इसमें आपका कृषि, ग्रामीण भारत, प्रवासी मजदूर, इन सबको शामिल किया गया है। तो हम इसमें भी एक एक करके सेक्टर को देखेंगे। कृषि के अंतर्गत क्या किया गया है? सभी जिन्सों के लिए यानी कि सभी प्रजातियों के उत्पादन मूल्य का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी हॉट टॉपिक है एग्रीकल्चर आपका पिछले 1 साल से, तो आपको पता होना चाहिए। अभी के बजट में सरकार ने क्या किया है? उत्पादन सभी हर तरह की फसल पर जितने भी फसलों पर, यानी कि 23 फसलों पर जिन पर एमएसपी दी जाती है, यानी कि 22+1 22 फसलें और एक आपका गन्ना एफआरपी दी जाती है। इन सभी फसलों पर जो एमएसपी प्रदान की जाएगी वो इनकी उत्पादन कीमत से 1.5 गुना न्यूनतम, यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि 1.5 गुना इनको कीमत प्रदान की जाएगी। स्वामित्व योजना का सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार किया जाएगा। जो स्वामित्व योजना है, स्वामित्व योजना हमने आपको कराई है एग्जाम, आपने सिक्योरिटी वाले सोशल स्कीम्स वाले लेक्चर में। स्वामित्व योजना, इसका सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार, और 1241 गांवों में 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। तो ये कार्ड से रिलेटेड है इनके संपत्ति कार्ड। वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन ध्यान केंद्रित क्षेत्र होंगे, यानी कि आपका जो पशुपालन का जो क्षेत्र है, यानी कि पोल्ट्री इंडस्ट्री और फिशरीज, ये सारे आपके ध्यान केंद्रित फोकस पॉइंट होंगे, फोकस एरियाज होंगे। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए की जाएगी। जो आपकी रूरल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसको 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए। सूक्ष्म सिंचाई निधि, जो माइक्रो इरिगेशन फंड है, माइक्रो इरिगेशन फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको दुगना करके 5,000 करोड़ रुपए किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंतर्गत ये भी हमने आपको कराया है स्कीम्स में, 22 उत्पादों तक विस्तारित करके, जैसे कि आपको पता है ऑपरेशन ग्रीन्स को टॉप से लेकर टोटल तक कर दिया गया है, टॉप टू टोटल। ये हमारी स्कीम्स नई बनाई गई है सरकार द्वारा। कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा इससे। ई नाम के माध्यम से लगभग
1.68 करोड़ किसानों को पंजीकृत किया गया और 1.14 लाख करोड़ रुपए का मूल्य का व्यापार किया गया। 1000 और मंडियों को पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाने के लिए ई नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा 1000 मंडियों को और जोड़ा जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी पिछले महीने एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिछले महीने किसी एग्जाम में पूछा गया है कि ई नाम के तहत कितनी और मंडियों को 2021-22 के बजट में जोड़ने का प्रावधान किया गया है, तो 1000 मंडियां जोड़ी गई थी। तो ईपीएमसी को बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचा निधियों तक पहुंच मिलेगी। ईपीएमसी को बुनियादी ढांचे तक पहुंच के लिए अलग से निधि प्रोवाइड की जाएगी, फंड प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इसमें सेक्टर अगला मछली पालन। समुद्र और देश में आधुनिक मछली बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केंद्रों का विकास के लिए निवेश किया जाएगा। 5 प्रमुख मछली केंद्र बंदरगाह कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और बेतवा घाट। देखिए 5 प्रमुख बंदरगाहों का जिक्र है, तो ये पांचों आपको हर हालत में रटे हुए होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूरी तरह पूछा जा सकता है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। कोच्चि आपका कहाँ से, कोच्चि, फिर चेन्नई, विशाखापट्टनम आपका, फिर पारादीप और फिर बेतवा घाट। तो ये सारे कोस्टल एरियाज हैं। यहाँ पर मछली बंदरगाहों को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सीवीड क्या होते हैं, आपके जो समुद्री उत्पाद होते हैं, सीवीड समुद्री उत्पाद, इनको तमिलनाडु में बहुउद्देशीय सीवीड पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के अंदर क्या किया जाएगा, सीवीड पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रवासी कामगार और मजदूर, देश में कहीं भी राशन का दावा करने के लिए लाभार्थियों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इसका प्रवासी कामगारों ने सबसे अधिक लाभ उठाया है। योजना लागू होने से अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 86% लाभार्थियों को शामिल किया गया। बकाया 4 राज्य भी अगले कुछ महीनों में इसमें एकीकृत होंगे। और गैर संगठित मजदूरों, प्रवासी कामगारों, विशेष रूप से इनके लिए सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं को तैयार करने के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। 4 श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए प्रक्रिया है। इसमें हम लेबर कोड पर एक आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे सेपरेट, न्यू लेबर कोड पॉलिसी पर हम एक सेपरेट लेक्चर बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट वीक तक। नावों और प्लेटफॉर्मों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ, सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत इनको लाया जाएगा। महिला कामगारों को सभी श्रेणियों में काम करने की इजाज़त होगी और इसमें रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी, जिससे उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जा सके। देखिए जो न्यू लेबर कोड पॉलिसी आई है उसका आपको पता होगा, पिछले साल बहुत ज़्यादा लेबर कोड पॉलिसी की क्रिटिसिज्म किया गया था, आलोचना की गई थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखिए इसी तरह आपको ये बेसिक नॉलेज अगर होगी ना, बेसिक आपको पता होगा कि इसमें बेसिक चेंजेस क्या किए गए हैं। तो उसमें चेंजेस में आप देखेंगे कि ज़्यादा जो फेवरेबल बनाया गया है न्यू लेबर कोड पॉलिसी को। देखिए लेबर में जो लेबर कोड होते हैं वो किन लोगों को किस दृष्टि से बनाए जाते हैं, उसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक कौन होता है, एम्प्लॉयर, और दूसरा कौन होता है, एम्प्लॉय। सरकार तीसरा पक्ष है, इसको अभी हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, जो कि इनको रेगुलेट करती है, मॉनिटरिंग करती है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। मेनली इसमें 2 पक्ष होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। अभी जो न्यू लेबर कोड पॉलिसी आई है इसमें यह किया गया है कि ये ज़्यादा टिल्टेड है, यानी कि इसका झुकाव किसकी तरफ है, एम्प्लॉयर की तरफ, यानी कि एम्प्लॉयर को सुविधा देने की दृष्टि से इसमें चेंजेस किए गए हैं। इसका इसी आधार पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। और सरकार क्या कह रही है, सरकार ये कह रही है कि हम अगर एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ाना है तो एम्प्लॉयर को सुविधाएं देनी पड़ेंगी, यानी कि उन पर जो सज़ा के प्रावधान है वो इसमें कम किए गए हैं। कुछ सजाओं को हटाया गया है, कुछ सजाएं ऐसी हैं जो छोटी मोटी चीज़ों पर थी उनको हटाकर दंड में बदल दिया गया है। यानी कि अगर किसी में 6 महीने की सजा थी तो हटाकर क्या किया गया है, उसमें दंड लगा दिया गया है, पेनल्टी डाल दी गई है, सजा खत्म कर दी गई है। तो इस तरह के चेंजेस कर दिए गए हैं। काम के घंटों को बढ़ा दिया गया है जो कि एम्प्लॉय की हित में नहीं है। औरतों को यानी कि विमेन को, महिलाओं को किसी भी समय और किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में, यानी कि किसी भी तरह की इंडस्ट्री में काम करने की छूट दी गई है और रात्रि में भी काम करने की छूट दी गई है। अब उनकी सुरक्षा का सवाल आता है तो उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। और कितनी सुरक्षा प्रदान की जाती है वो आप हर रोज़ पेपर में, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते होंगे, लड़कियों के साथ क्या होता है ये आप हर रोज़ पेपर में देखते होंगे। और कितनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी वो उनको बजट में बताया गया है सरकार के द्वारा। तो इसी आधार पर इसकी सबसे ज़्यादा न्यू लेबर कोड पॉलिसी की आलोचना की जा रही है, क्योंकि ये जो फेवरेबल है वो किसके लिए फेवरेबल है, ये ज़्यादातर एम्प्लॉयर के हित में काम कर रही है। आगे है वित्तीय समायोजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम मार्जिन मनी को घटाकर 15% करा गया है। इसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिए दिए जाने वाले ऋणों को शामिल किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट में 15,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो कि इस वर्ष के बजट अनुमान का दुगना है। अगला पिलर है हमारा चौथा पिलर, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, विद्यालय शिक्षा। अब देखिए मानव पूंजी को ऊर्जावान बनाने की क्या बात होगी। अगर मानव पूंजी की बात हो रही है, ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है, तो ह्यूमन कैपिटल में कौन आता है, यानी कि हमारे युवा आते हैं, हमारे चिल्ड्रन आते हैं। तो यही चिल्ड्रन जो है वो आगे चल के ह्यूमन कैपिटल बनेंगे, युवा होंगे तो वो ह्यूमन कैपिटल होगा।
तो और यूथ जो है, ये यंगस्टर्स हैं, वो तो अपने आप में ही कैपिटल ही है, ह्यूमन कैपिटल है। तो उनके क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं शुरू की गई, यानी कि आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में, स्कूलिंग के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, ये सारी ही फैक्टर इसके अंतर्गत आएंगे। तो विद्यालय शिक्षा, 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा ताकि वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। और गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य के साथ भागीदारियों में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 100 नए मिलिट्री स्कूल बनाए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने को लेकर इस वर्ष विधान पेश किया जाएगा, यानी कि इस साल एक नया एक्ट आएगा। वो क्या होगा, किस पर बेस्ड होगा, हायर एजुकेशन पर बेस्ड। और ये हायर एजुकेशन पर जो बेस्ड नया एक्ट आएगा वो क्या करेगा, वो एक छत्रक निकाय होगा, यानी कि अम्ब्रेला बॉडी होगी। छत्रक क्या होता है, अम्ब्रेला बॉडी क्या होती है, अम्ब्रेला स्कीम, ऐसी स्कीम्स या ऐसी निकाय होते हैं जिनके अंदर सभी सारी स्कीम को या सभी सारी बॉडीज को मर्ज कर दिया जाता है। तो अब इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा, इसका क्या कार्य होगा, इसमें ये 4 अलग अलग घटक होंगे, अलग अलग कंपोनेंट होंगे, निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन और फंडिंग। निर्धारण यानी कि किसी भी कॉलेज को मान्यता आपका निर्धारण करना कि कौन सा कॉलेज किस क्षेत्र में काम करेगा, ये डिसाइड करना। प्रत्यायन यानी कि उसका एक्रेडिटेशन करना, मान्यता देना उसे। विनियमन करना यानी कि रेगुलेट करना। फिर फंडिंग करना, उसमें फंडिंग करना। ये सारे काम कौन करेगा, फंडिंग। ये सारे चारों काम, चारों अलग अलग घटक इसी के कंपोनेंट होंगे, यानी कि इसी के अंतर्गत ये 4 घटक काम करेंगे। एक अम्ब्रेला बॉडी होगी हायर स्टडीज को लेकर। सभी सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई शहरों में छत्रक संरचनाओं की स्थापना की जाएगी जिससे बेहतर समन्वय हो सके। इस उद्देश्य के लिए ग्लू ग्रांट अलग से बनाया जाएगा। लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना की जाएगी। सेंट्रल वर्ल्ड स्कूल की स्थापना लेह में की जाएगी। तो पूछा जा सकता है आपसे, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए सेंट्रल वर्ल्ड स्कूल ये बनाया जाएगा लद्दाख के अंदर। आगे है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल, 750 एकलव्य मॉडल जो हैं वो रेजिडेंशियल स्कूल अलग से स्थापित किए जाएंगे। ऐसे स्कूलों की इकाई लागत को बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए किया जाएगा, यानी कि इसकी इकाई लागत जो है पर यूनिट कॉस्ट जो है उसको बढ़ाकर 38 करोड़ किया जाएगा। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसे बढ़ाकर 48 करोड़ किया जाएगा। लेकिन ऐसे एकलव्य स्कूल जो किसी पहाड़ी क्षेत्रों में यानी कि हिली एरियाज में है या फिर रिमोट एरियाज में है। रिमोट एरियाज कौन से एरियाज होते हैं, जहाँ पर परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो 48 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किया जाएगा। जनजातीय विद्यालयों के लिए अवसंरचना सुविधा को पैदा करने पर ध्यान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, यह हमने स्कीम्स में डिस्कस की है, इसे पुनः प्रारंभ किया जाएगा। 2025 से 26 तक 6 वर्षों के लिए 35,219 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता में वृद्धि की गई है। 2025 से 25-26 तक के लिए 6 वर्षों की, यानी कि 2021 से 21-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए 6 वर्षों की जो है केंद्रीय सहायता इसमें दी गई है और 4 करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। फिर है कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट पर क्या ध्यान दिया गया है। युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप अधिनियम में सुधार का प्रस्ताव। अभियांत्रिकी में स्नातक और डिप्लोमा धारकों को शिक्षा उपरांत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण। इसमें मौजूदा राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना के पुनर्सृजन के लिए 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कौशल में अन्य देशों के साथ साझेदारी की पहलों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिस तरह की साझेदारी इन देशों के साथ की गई है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौशल योग्यता मूल्यांकन, प्रमाणीकरण और प्रमाणित श्रमिकों की तैनाती। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौशल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बजट में किस देश के साथ समझौता करने के लिए प्रावधान किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात के लिए, इसके साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जापान के साथ कौशल, तकनीक और ज्ञान के हस्तांतरण के लिए सहयोगपूर्ण अंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, TITIP सहयोगपूर्ण यानी कि आपका TIP जो भी सहयोग दिया जाएगा उसमें अंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया जाएगा। आगे है अगला पिलर है नवाचार और अनुसंधान व विकास, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 2019 में कार्य प्रणाली शुरू की गई थी। 5 वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए का परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था को मजबूत करना और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। भुगतान के डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के प्रस्तावित योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए। प्रमुख भारतीय भाषाओं में शासन और नीति से संबंधित ज्ञान को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की शुरुआत। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेटिंग मिशन, NTLM नेशनल
नेशनल ट्रांसलेशन लैंग्वेज मिशन का की शुरुआत की जाएगी। इसमें आगे है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा PSLV और CS51 को छोड़ा जाएगा, जो अपने साथ ब्राजील के अमेजोनिया उपग्रह और कुछ भारतीय उपग्रहों को ले जाएगा, ये भी इसमें डिस्कस किया गया है। फिर है गगनयान मिशन गतिविधियों के तहत क्या किया गया है, 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जेनरिक स्पेस फ्लाइट के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है और पहला मानव रहित प्रशिक्षण दिसंबर 2021 में होगा। गहरे महासागर मिशन डीप ओशियन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये IAS के पर्सपेक्टिव में। डीप ओशियन मिशन सर्वेक्षण अन्वेषण और गहरे महासागर की जैव विविधता के संरक्षण के लिए 5 वर्षों में 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। छठा और हमारा लास्ट पिलर है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों में सुधार। राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी आयोग का पहले प्रस्ताव किया जा चुका है, ताकि 56 संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की पारदर्शिता और दक्षता पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक नर्सिंग व्यवसाय में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के लिए प्रस्तुत किया गया। CPSE के साथ अनुबद्ध CPSE कौन सा होते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। विवाद के तुरंत निपटारे के लिए विवाद निपटान तंत्र का प्रस्ताव। डिस्प्यूट रेडरेसल मैकेनिज्म। भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना के लिए 3768 करोड़ रुपए आवंटित, यानी कि 2021 की जनगणना है जो भारत के इतिहास में पहली डिजिटल सेंसस है। पुर्तगाल से गोवा राज्य की स्वतंत्रता की हरित जयंती समारोह बनाने के लिए गोवा सरकार को 3000 करोड़ रुपए, यानी कि पुर्तगाल से गोवा की जयंती को 60 साल पूरे हो गए। इस दृष्टि से आपके लिए जो पॉलिटी का जो चैप्टर है उसमें राज्यों का पुनर्गठन वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। आपसे सीक्वेंस में लगाने को आ सकते हैं। 5-6 स्टेट दे दिए जाएंगे, असम, मणिपुर, मिजोरम और इसी तरह आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दे दिए जा सकते हैं और आपको नॉर्थ इंडियन स्टेट्स भी दे दिए जा सकते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि इन राज्यों को उनके पुनर्गठन के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में या बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आप गलत करके आएंगे और फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इंटरलिंक करना आना चाहिए। असम और पश्चिम बंगाल में चाय बागान कामगारों, विशेष रूप से महिला और उनके बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन। राजकोषीय स्थिति, फिस्कल पोजीशन क्या है, 30.42 लाख करोड़ रुपए के वास्तविक बजट अनुमान व्यय की अपेक्षा कितना व्यय किया गया है, 34.50 लाख करोड़ रुपए किए गए हैं इस बजट में। वायु की गुणवत्ता बरकरार रखी गई, जबकि पूंजीगत व्यय का अनुमान 2020-21 के बजटीय अनुमान के अनुसार 4.12 लाख करोड़ रुपए की अपेक्षा 2020-21 में इसको कितना किया गया है, 4.39 लाख करोड़ रुपए। 2020-21 के बजट में अनुमानित व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपए है और जो इसमें क्या किया गया है, 5.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल व्यय के लिए शामिल है और इसमें अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 34.5% वृद्धि हुई है। जैसे कि हमने आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 5.5 लाख करोड़ और इसमें पिछले साल की अपेक्षा कितनी वृद्धि की गई है, 34.5% की वृद्धि की गई है। इसी तरह हेल्थ बजट में कितनी वृद्धि की गई है, 137% की वृद्धि की गई है। एक ह्यूज इंक्रीमेंट किया गया है। आगे है 2021-22 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% अनुमानित है। फिस्कल डेफिसिट कितना अनुमानित है, फिस्कल डेफिसिट आपका बार बार आपको बता रहा हूँ मैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। फिस्कल डेफिसिट 6.8% लक्ष्य रखा गया है। सरकार की उधारी, बहुपक्षीय उधारी, लघु बचत कोष और लघु अवधि की उधारी से प्राप्त धन का कारण 2020-21 के वास्तविक अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% है, यानी कि 2020-21 का कितना रहा है, 2020-21 का फिस्कल डेफिसिट कितना है, 9.5%। या इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। अगले वर्ष के लिए बाजार से सकल घरेलू उधारी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं और 2025-26 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% तक करने के लिए राजकोषीय संकोचन मार्ग पर अग्रसर होने की योजना है। आगे है ये लक्ष्य उचित समाधान के द्वारा कर से प्राप्त आय में वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्यमों और भूमि सहित परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण से हासिल किया जाएगा। इस वर्ष अभूतपूर्व परिस्थितियों को देखते हुए FRBM अधिनियम के भाग 4, 5 और 7(3)B के अंतर्गत विचलन विवरण प्रस्तुत किया गया है। लक्षित राजकोषीय घाटा स्तर हासिल करने के लिए FRBM अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव। तो इसलिए आपको मैंने बताया जैसे पहले भी FRBM एक्ट पता होना चाहिए। वित्त विधेयक के माध्यम से भारत के फुटकर व्यय कोष को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए किया गया है। जो आपका फुटकर व्यय है भारत का, उसको क्या किया गया है, होलसेल एक्सपेंडिचर को 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए किया गया है। राज्यों की कुल उधारी, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है। आपका इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक सिलेबस है, सिलेबस में मेंशन है इकोनॉमिक्स, इसलिए आपको 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पता होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं इस पर हम लेक्चर लाएं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको सेपरेट लेक्चर 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर बनाकर दे देंगे।
15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान राज्यों की जीएसडीपी के 4% तक कुल उधारी प्राप्त करने की मंजूरी दी गई है। तो पहले कितनी थी ये? पहले इसके हिस्सेदारी के तहत पूंजी व्यय वृद्धि में कुछ शर्तों के साथ जीएसडीपी को का 0.5% अतिरिक्त उधारी की सीमा प्रदान की गई है। देखिए पहले राज्यों को छूट थी कि राज्य क्या कर सकते हैं, अपने जो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका केवल 3.5% तक ही उधार ले सकते हैं, लेकिन अब कोरोना की वजह से इनको छूट दी गई है। अब ये क्या कर सकते हैं, 4% तक उधार ले सकते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों का 2023-24 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% तक लाना लक्ष्य है। तो 15वें फाइनेंस कमीशन ने क्या सिफारिश दी है, 2023-24 तक जो राज्यों का जो घाटा है 2023-24 तक कितना लाना है, इसको 3% तक लेकर आना है। फिस्कल डेफिसिट को, राज्यों का जो फिस्कल डेफिसिट है इसको 2023-24 तक 3% पर लाना। 15वां आगे है हमारा 2021 से 26 के लिए अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई है। अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। राज्यों के सीधे शेयर 41% पर रखा गया है, यानी कि राज्यों को जो आवंटन किया गया है उसको 41% राज्यों को आवंटन किया गया है। केंद्र से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को धन उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2020-21 में 14 राज्यों को राजस्व हानि अनुदान के रूप में 74,340 करोड़ रुपए की अपेक्षा 2021-22 में 17 राज्यों में ये 1,18,852 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन वाले चैप्टर में पॉलिटी के अनुदान कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाता है, राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, और फाइनेंस कमीशन का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है। जैसे फाइनेंस कमीशन 280 के तहत होता है, आर्टिकल 280 के तहत, तो आपको बताना है कि अनुदान पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है। कर प्रस्ताव निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजित करने के साथ साथ करदाताओं पर बोझ करने के उद्देश्य से पारदर्शी और उचित कर प्रणाली का दृष्टिकोण। प्रत्यक्ष कर उपलब्धियां कॉर्पोरेट कर की दर कम करके विश्व में सबसे कम स्तर पर लाया गया है। छोटे करदाताओं पर कर का भार करने के लिए छूट में वृद्धि कम की गई है। 2014 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 3.31 करोड़ से बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हो गई। फेसलेस निर्धारण और फेसलेस अपील की शुरुआत की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को राहत, बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। भुगतान करने वाला बैंक उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती करेगा। विवादों को कम करना और समाधान आसान बनाना। मामलों को दोबारा खोलने की समय सीमा घटाकर 6 से 3 वर्ष कर दी गई है, यानी कि अब केवल 3 वर्ष के अंतर्गत ही मामले को दोबारा, अब 3 वर्ष से कम के मामलों को ही दोबारा केस खोला जा सकता है। अगर 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तो उस केस को दोबारा नहीं जांचा जा सकता। टैक्स के मामले में कर प्रवंचना के गंभीर मामलों में जहां एक वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक की आय को छुपाने के सबूत मिले हैं, ऐसे मामलों में संबंधित आकलन को 10 साल तक दोबारा खोला जा सकता है। यानी कि देखिए 50 लाख या इससे अधिक का ऐसा कोई मामला जो टैक्स में जिसमें गड़बड़ी पाई गई है, तो ऐसे मामले को अगर वो 10 वर्ष के अंदर का है, 10 वर्ष तक के अंतर का है, तो उसे दोबारा ओपन करके उस केस को दोबारा जांच की जा सकती है। लेकिन इसके लिए प्रधान मुख्य आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादग्रस्त आय के साथ कोई भी व्यक्ति इस समिति में पहुंचने के लिए हकदार होगा और उसे दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस समिति के सामने उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल केंद्र स्थापित करने की घोषणा, यानी कि फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। विवाद से विश्वास योजना के तहत 30 जनवरी 2021 तक 1,10,000 से अधिक करदाताओं ने इस योजना के तहत 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर विवाद का निपटाने का विकल्प चुना। अप्रवासी भारतीयों के लिए छूट। अप्रवासी भारतीयों के लिए विदेश से उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत लौटने पर आय से संबंधित मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए नियमों को सरल बनाया गया है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा। डिजिटल लेनदेन की लेखा परीक्षा की सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए, और उन लोगों के लिए 95% लेनदेन डिजिटल माध्यम से जिन्होंने किए हैं उनके लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर इस लेनदेन को इसकी सीमा को क्या कर दिया है, 10 करोड़ रुपए कर दिया है। लाभांश पर राहत। टीडीएस मुक्त लाभांश भुगतान IRIT को करने का प्रस्ताव। लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश का भुगतान या उसकी घोषणा के बाद विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए बजट में कम संधि पर दर पर लाभांश आय। तो ये आपके लिए कुछ फैक्ट्स हैं। बुनियादी ढांचे के लिए विदेशियों को आकर्षित करना। जीरो कूपन बॉन्ड, ये आपको इकोनॉमिक दृष्टि से पता होना चाहिए जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, ये हमने आपको बताया भी है अब इकोनॉमिक के करंट अफेयर्स के लेक्चर में। कर बुनियादी ढांचा। डेब्ट फंड को धन अर्जित करने के लिए योग्य बनाना। प्राइवेट फंडिंग पर प्रतिबंध। वाणिज्यिक गतिविधियों पर नियंत्रण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नियंत्रण से संबंधित शर्तों में रियायत। सबके लिए मकान का समर्थन। सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान, और 31 मार्च 2020 तक इसको बढ़ा दिया गया 22 तक।
सस्ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय सीमा 1 वर्ष से बढ़ाकर 31 मार्च 2022। सस्ते किराए वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा। गिफ्ट शेयरों में IFSC को कर रियायत। एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों की आय से पूंजी इकट्ठा करने में कर की छूट। विदेशी व्यवसायियों को विमानों के लिए दिए जाने वाले किरायों में कर की राहत। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में कर प्रोत्साहन राशि की घोषणा। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इसमें मेंशन कर दिए हैं। आप चाहें तो इसको खुद से पढ़ सकते हैं, वरना ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी तरह अप्रत्यक्ष कर के मामले, वस्तु और सेवा कर, जितने भी उपाय किए गए हैं MSME के माध्यम से, छोटे करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति के वैध इनपुट के माध्यम से, पहले भरे हुए रिटर्न के माध्यम से, रिटर्न फाइलिंग के माध्यम से, GSTN प्रणाली के माध्यम से और कर प्राप्त करने वाले लोगों की पहचान के माध्यम से, ये सारे सीमा शुल्क को व्यवहारी बनाया गया है। सीमा शुल्क में कुछ छूट दी गई है, तो आपको ये सारे आप खुद से ये देख सकते हैं। लोह और अयस्क पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है, घटाया गया है, तो आप इसमें सारे ये फैक्ट्स अपने आप भी PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं, जैसे कृषि उत्पाद पर क्या किया गया है। कपास पर सीमा शुल्क को 10% और कच्चे रेशम पर, रेशम के धागों पर 10% से 15% किया गया है। इसी तरह एथिल अल्कोहल के लिए अंतिम उपभोक्ता को मिलने वाली रियायत को वापस लिया गया है। कई उत्पादों पर कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लगाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या किया गया है, 2.76 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस और 40 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे नकद धनराशि का हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। फिर है आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1, ये 23 लाख करोड़ रुपए का पैकेज GDP का 10% से ज़्यादा है। PMJKY 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज के इसके अलावा 5 छोटे बजटों जैसी घोषणाओं में मदद। RBI के आंकड़ों के आधार पर 27.1 लाख करोड़ रुपए की वे तीनों आत्मनिर्भर पैकेज पर। संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत। कृषि और श्रम सुधार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की पुनः परिभाषा की गई, जैसे कि हमने आपको कंपनीज एक्ट 2021 में और 2020 में और 21 के जो अमेंडमेंट थे उसमें बताया है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा को चेंज किया गया है, स्मॉल कंपनीज की परिभाषा को चेंज किया गया है, उनके टर्नओवर से संबंधित परिभाषा, उनके एसेट वैल्यू से संबंधित परिभाषा और उनकी जो पेड अप कैपिटल है उससे संबंधित परिभाषा, इन सब परिभाषाओं को चेंज किया गया है। खनन क्षेत्र का वाणिज्यीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं और कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई की ताज़ा स्थिति। फिर है मेड इन इंडिया टीके और 2 या उससे अधिक नए टीके जल्द उपलब्ध होने की आशा। प्रति मिलियन न्यूनतम मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के न्यूनतम सक्रिय मामले। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी EPFO की दृष्टि से ये सोशल वेलफेयर का इशू है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ आपका, मदर मोर्टेलिटी रेट हुआ, क्रूड बर्थ रेट हुआ, ये सारे आपको पता होने चाहिए। क्रूड बर्थ रेट है आपका, क्रूड डेथ रेट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वेलफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। 2021 भारतीय इतिहास के उपलब्धियों के वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4-5 पॉइंट। पहला, भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष। भारत में गोवा के शामिल होने के 60 साल पूरे। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष है। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है 2021 की। ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अब भारत की बारी है इस बार। और चंद्रयान 3 मिशन का वर्ष है और हरिद्वार में महाकुंभ का प्रारंभ है। तो ये सारे ही 5-6 फैक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल ही हुए हैं सारे ये इवेंट्स। आत्मनिर्भर भारत का विजन, आत्मनिर्भरता कोई नया आइडिया नहीं है। प्राचीन भारत आत्मनिर्भर था और पूरी दुनिया का एक कारोबारी केंद्र था, ये बताया गया है इसमें। और आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ भारतीयों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल को पर पूर्ण भरोसा है। इसमें निम्नलिखित का संकल्प मजबूत हो रहा है। राष्ट्र की पहल, राष्ट्र पहले है यानी कि राष्ट्र सबसे पहले है। किसानों की आय दुगना करना, मजबूत अवसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास। और लास्ट इसमें क्या है, केंद्रीय बजट 2015-16 में 13 वादे किए गए थे, जो देश की आज़ादी के 75वें वर्ष 2022 के अमृत महोत्सव के दौरान आत्मनिर्भरता के विजन के अनुरूप हैं। और अब हम कुछ इन्फोग्राफिक्स देख लेते हैं, जैसे कि केंद्रीय राजस्व। भारत में हमारी भारत सरकार को कहाँ से पैसा मिलता है, 1 रुपया का प्राप्ति कहाँ से होती है और वो रुपया कहाँ पर खर्च किया जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो रुपया जो आता है रेवेन्यू कम्स फ्रॉम्स, यानी कि जो हमारा सिंगल रुपया जो हमारी भारत सरकार के पास जो आता है वो सबसे ज़्यादा किस जगह से आता है, उधार और अन्य देताएं जो उधार दिए हैं भारत सरकार ने, और या फिर अन्य अदर जो लायबिलिटीज़ हैं उसके माध्यम से 36 पैसे आते हैं सरकार के पास। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा है चंक वो है GST का। GST से 15 पैसे प्राप्त होते हैं, यानी कि इसको आप क्रोनोलॉजी के टर्म के अनुसार भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारे लोन्स और लायबिलिटीज़, लोन एंड लायबिलिटीज़ से उसके कितने पैसे, 36 पैसे। उसके बाद आपका GST का उससे 15 पैसे। अगर इसको हम यहाँ लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी की साइड आपका लोन डिसबर्समेंट, लोन एंड
लायबिलिटीज 36 पैसे, जीएसटी से आपके 15 पैसे, इसी तरह आपका 14 पैसे इनकम टैक्स से, फिर उसके बाद 13 पैसे कॉर्पोरेट टैक्स से, यानी कि इनकम टैक्स से ज़्यादा पैसा आया है इस बार। और इसके बाद आपके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 8 पैसे, फिर 5 पैसे ऋण धन पूंजी प्राप्तियां और सीमा शुल्क, ये इत्यादि अलग हैं। अब ये जाता कहाँ है, यानी कि खर्च कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है भारत सरकार का वो होता है ब्याज अदायगी पर, यानी कि लोन रीपेमेंट पर सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। उसके बाद तो दूसरा नंबर आता है, वो किसका आता है? वो है हमारा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जो टैक्स और ड्यूटीज़ में जो राज्यों का हिस्सा है, यानी कि स्टेट शेयर जो है, स्टेट शेयर, उस पर कितना पैसा खर्च होता है? 16 पैसे, इस पर 19 पैसे, ये 16 पैसे होता है, इस पर 19 पैसे है लोन रीपेमेंट पर। फिर इसके बाद जो आगे है, इसके बाद है हमारा सबसे ज़्यादा खर्च 13 पैसे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर की बात नहीं हो रही, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम पर 13 पैसे खर्च होते हैं सरकार के। इसके बाद आपके वित्त आयोग और अन्य वितरण जो है उस पर कितने हैं? फाइनेंस कमीशन और के द्वारा जो अन्य वितरण किए जाते हैं उस पर 10 पैसे, और अन्य वे उस पर भी 10 पैसे एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर हैं। और इसी तरह आपके आगे हैं केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पर 9 पैसे खर्च होते हैं। तो आपको ये क्रोनोलॉजी के क्रम में याद रखना होगा। फिर है अब आपकी जो प्राप्तियां हुई हैं भारत सरकार को केंद्रीय बजट 2021-22 में, राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? टोटल 17,88,000 करोड़ रुपए। इसमें कैपिटल रिसिप्ट्स कितनी है? कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती है? ऐसी रिसिप्ट्स जिस पर भारत सरकार को कोई भी किसी भी तरह की लायबिलिटी नहीं होती है, 16,094 लाख करोड़। तो इसमें क्या है? इसमें ये होती है, ये है 16,94,812 करोड़ रुपए। कुल टोटल कितनी रिसिप्ट्स है? 34,83,000 करोड़ रुपए जो हमारा बजट है। अब इसमें कुल खर्च कितना है? वो पूरा का पूरा खर्च किया जाता है 34,83,236 करोड़ रुपए। इसमें राजस्व घाटा कितना है भारत का? राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट 11,40,576 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 9,21,464 करोड़। राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट कितना है? 15,06,000। और प्राथमिक घाटा यानी कि आपका प्राइमरी डेफिसिट 6,97,111 करोड़ रुपए। तो ये आपको सारे टर्म पता होना चाहिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और आपका फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारे, और रेवेन्यू डेफिसिट वो अलग, ये सब आपको टर्म पता होना चाहिए। फिर अगला इन्फोग्राफिक है हमारा स्वास्थ्य और खुशहाली का व्यय, जो था हमने पहले भी देखा था कि कितना है? 2,23,000 करोड़ रुपए, जिसमें 137% की वृद्धि की गई है। फिर हमारा राजस्व प्राप्तियां और व्यय, राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई हैं जो हमने देखा था अभी 21-22 में कितनी हुई है? 2021-22 का जो है ये 17,84,000 करोड़ रुपए। और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई? 16,94,000 करोड़ रुपए। यानी कि राजस्व प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स हैं वो हमारी ज़्यादा हैं, और कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो ज़्यादा हमारी कम है रेवेन्यू रिसिप्ट्स के मुकाबले। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद जो प्राप्तियां होती हैं भविष्य में हमें, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, यानी कि उस पर किसी भी तरह की लायबिलिटी नहीं होती है। फिर है राजस्व खर्च कहाँ है? एक्सपेंडिचर, राजस्व में ज़्यादा है। हमारा खर्च हमेशा पूंजी में ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी देश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, और रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट ज़्यादा होनी चाहिए। रिसिप्ट कौन सी ज़्यादा होना चाहिए? रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा होनी चाहिए, और खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए। खर्च के मामले में कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और प्राप्ति के मामले में रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो प्राप्तियाँ प्राप्त होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं। घाटे की प्रवृत्तियाँ, जो घाटे की जो ट्रेंड्स हैं, डेफिसिट्स के जो ट्रेंड्स हैं, वो प्राथमिक राजस्व और प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, ये सब हमने आपको पहले भी बताया है, जो कि 5.1, 6.8 है। इसी तरह से है सारा 2021-22 का। फिर इसके बाद लास्ट इन्फोग्राफिक है हमारा घाटे की प्रवृत्तियों पर, यही जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा, इस डेफिसिट को, ये घाटे की प्रवृत्तियों को दिखाया गया है। तो खैर आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। एक लेक्चर हम अगला लेक्चर जो लाएंगे हम, वो या तो इस पर आपका, अगर आप कहेंगे तो हम इकोनॉमिक सर्वे पर लाएंगे, वरना हम इकोनॉमिक के करंट अफेयर्स की दृष्टि से जो हम लेक्चर बना रहे थे वहीं आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।